न सवेरे का खाया अंग लगता है न शाम का। पुतली अमरस ले आई थी। उसने बुढ़िया के हाथ में गिलास थमा दिया और फिर बुढ़िया ने उसे हजारी सिंह की ओर बढ़ाया। बोली, बड़ा जुल्म हो रहा है ठाकुर साहब। अभी परसों के दिन ही पुलिस गारद आई थी, हजार हजार सुना गई। दरोगा ने सारे गांव के आगे पुतली को ऐसी ऐसी गालियां दी कि बस। वो कहते कहते कुछ थमी, फिर वहां से स्वर में बोली, वो तो भाग की बात है कि पुतली नौटंकी में काम कर रही है। इसका बाप ढंग का होता तो पुलिस की क्या चलाई, एक भी खाकी वर्दी वाला गांव में न दिखता। पर मर्दगी के बिना कैसा घर, औरतों से जो जैसा चाहे कह जाए। हजारी ने गिलास खाली कर दिया। उसे सुल्तान सिंह पर क्रोध आने लगा था। बंदूक क्या हाथ में आ गई है, राजा हो गए हैं। रोब दबे की खातिर पुतली के हाथ में उस दिन जबरन रुपए थमा दिए और अब इन बेचारियों को भुगतना पड़ रहा है। उसे पुलिस के प्रति भी खींच हुई। औरतों पर बहादुरी जतलाते हैं। बुढ़िया ठीक ही कह रही है। घर में कोई ढंग का मर्द हुआ होता तो अब तक सारा हिसाब किताब बराबर कर गया होता। पुतली पुनः अपनी जगह पर बैठ गई थी। बुढ़िया ने विपत्तियों की कहानी बंद कर सारे घर में सिसकने फैला दी। हजारी की समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या कहे। उसे लग रहा था अब उठ जाना चाहिए। बुढ़िया सिसकनों के बीच और कुछ कहना शुरू करे, इसी बीच हजारी ने उसे समझाना प्रारंभ कर दिया। सचमुच बड़ी विपदा है तुम पर, मगर भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रही पुलिस तो इन हरामजादों की जात ही खराब होती है। कुछ देर के लिए सभी चुप रहे। असगरी ने आंचल से आंसू पोंछे। बोली, सब काम धंधा चौपट हो गया है। हजारी के मन में आया कुछ रुपए दे दे, पर कैसे। जल्दी ही उसने बहाना सोच लिया। कहने लगा, जो हुआ सब भाग की बात है भाई, आगे की सोचो। हम तो अपने गांव के लिए तुम्हारी नौटंकी पक्की करने आए हैं। पिछले साल तुमने क्या लिया दिया था यह तो तुम्हें ही पता होगा, पर इस बार के लिए पटेल जी ने 400 कहे हैं। असगरी के उदास चेहरे पर हर्ष की एक लहर दौड़ गई। पिछली बार 350 लिए थे, पर खैर पटेल जी की बड़ी कृपा है। हम तो नौटंकी की आशा छोड़ चुके थे भैया। हजारी ने 100 रुपए कुर्ते की जेब से निकाले और असगरी की ओर बढ़ा दिए। तो पक्का रहा। ये लो बाई, तारीख की खबर हम गांव पहुंचकर करेंगे। असगरी ने रुपए ले लिए। बोली, जैसी तुम्हारी मर्जी। तैयारी के लिए कुछ वक्त जरूर देना, काफ़ी देर लग जाती है। हाँ हाँ जरूर। हजारी सिंह उठ खड़ा हुआ। असगरी और पुतली भी उठी। असगरी ने कहा, वैसे तुम्हारे लिए सब घर की बात है। आराम से 10-15 दिन में खबर भिजवा देना। इतनी दूर ना आना हो तो चिट्ठी भेज देना, ठीक वक्त पर पार्टी पहुंच जाएगी। हाँ हाँ करता हुआ हजारी बाहर की ओर बढ़ गया। दोनों पीछे पीछे उसे विदा करने आई। धूप की तेजी और लपट के तीखे झोंकों को चीरता हुआ वो फुर्ती से गांव पार कर बीहड़ों में उतर आया। सुल्तान सिंह को जैसा छोड़कर गया था वो वैसा ही अधलेटा पड़ा था। हजारी के नजदीक पहुंचने की आहट हुई तो तुरंत राइफल संभालकर झाड़ी से ऊपर आ गया। जय सिया राम, हजारी नीचे बीहड़ से चिल्लाया। सुल्तान सिंह कहीं निशाना न साध बैठे। सुल्तान ने संकेत समझ लिया। वो फिर झाड़ी में दुबक गया। 2 मिनट बाद हजारी पहुंच गया। कुछ देर छांव में बैठे रहकर उसने माथे पर चढ़ी धूल कुर्ते से पोंछी, फिर पुतली और असगरी बाई से भेंट की अपनी सारी कहानी कह सुनाई। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है हजारी, सुल्तान पछतावा व्यक्त करने लगा। उस दिन जिद न करता तो शायद पुतली पर पुलिस का चक्कर न पड़ता, पर मेरी ही मति गड़बड़ा गई। हजारी कुछ नहीं बोला। उसने कैनवस वाले अपने थैले का सिरहाना बनाया और लेटा रहा। थकान से सारा शरीर टूटा जा रहा था। मोतीराम ठिकाने पर पहुंचा। साथियों ने ढेर से सवाल कर दिए। मुकाबले के बाद यहां आ जाने पर तुम एकदम क्यों चले गए थे बाहर? सुल्तान ठाकुर का पता नहीं है। तुम्हें उसकी गैर मौजूदगी में इस तरह बाहर नहीं रहना चाहिए था। मोतीराम ने सबको खड़े खड़े उत्तर दिए। ठाकुर नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पांव बंधे हैं। मेरे नाते रिश्तेदार बीमार हों और मैं उनकी खोज खबर लेने भी न जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। बात साफ थी। मोतीराम ने इस तरह सारे गिरोह पर यह प्रकट कर दिया था कि उसका कोई रिश्तेदार बीमार है और वो उसे देखने के लिए बाहर चला गया था। गिरोह में जितनी शंकाएं थीं उन सभी का समाधान हो गया। दूसरे दिन ही सुल्तान और हजारी सिंह भी ठिकाने पर आ पहुंचे। गिरोह में हर्ष की लहर दौड़ गई। अब तक सुल्तान के घायल होने की चिंता से न जाने कितनी शंका कुशंकाएं मन में आती रही थीं। सुल्तान सिंह कर्मशा हर व्यक्ति से मिला। पिछले दिनों के समाचार लिए दिए सबसे घुल मिलकर बात की।
किंतु ये किसी पर प्रकट न होने दिया कि वो मन में संदेह का एक ज्वालामुखी दबाए हुए है। उस दिन की शाम इसी तरह हंसी खुशी में डूबी डूबी कटी। रात का पहला पहर प्रारंभ होते ही सुल्तान ने सभी साथियों को बुलाया। जब जब एकाएक कोई कार्यक्रम बनता था, सभी को इसी तरह बुलाया जाता था। अतः किसी के मन में कोई संदेह नहीं था। एकमात्र हजारी सिंह ही था जो सुल्तान की हर कार्यवाही का अर्थ समझ रहा था। गिरोह के सभी लोग सुल्तान सिंह के पास आ बैठे। कुछ लोग यहाँ बैठकर भी अपने काम में उलझे हुए थे। एक व्यक्ति कारतूस पेटी की धूल साफ कर रहा था, तो दूसरा राइफल के पुर्जे पुर्जे अलग कर उनकी सफाई में जुटा हुआ था। सुल्तान सिंह के पैर का घाव करीब करीब भर चुका था, किंतु फिर भी वो घुटना ठीक से नहीं मोड़ पाता था। एक पैर धरती पर सीधा टिकाए हुए दूसरे का घुटना मोड़कर उसने अपनी बात प्रारंभ की। उस दिन पुलिस एकाएक ही कैसे आ गई, कुछ पता नहीं पड़ता, पर एक बात निश्चित है, पुलिस तक हम में से किसी ने खबर पहुंचाई थी। सभी के बीच एक भयावह मौन छा गया, इसी तरह जैसे गिरोह किसी ऐसे पुलिस घेरे में फंस गया है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं है। सुल्तान को हम में से ही किसी पर संदेह हो गया है। भगवती आज का दिन किसी तरह काट दे, हर डाकू ने मनौती की। कोने में बैठे मोतीराम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे अभी हाल ही उसके सीने से कोई चीज निकलेगी और छटपटाती हुई सुल्तान सिंह के सामने आ गिरेगी। शायद उसका दिल। उसे अपनी भूल का पहली बार एहसास हुआ। उस दिन के कार्यक्रम का समाचार पुलिस तक पहुंचाकर वो सचमुच बड़ी गलती कर बैठा था। वो कार्यक्रम एकदम बना था और गिरोह के अतिरिक्त किसी की जानकारी में नहीं था। फिर पुलिस को कैसे पता लगा? सुल्तान सिंह ही क्या, कोई साधारण बुद्धि वाला आदमी भी ये सारा मामला समझ सकता था। ठाकुर की आवाज पहले से कहीं अधिक कड़वी और तीखी हो गई। किसने खबर पहुंचाई? वो गया। जल्दी बताओ, कौन है पुलिस का मुखबिर? डाकुओं के हाथ पैर सुन्न, राइफल उन सभी के हाथों में है, कत्ल भी उन सभी ने किए हैं, निशाना भी सब अचूक लगाते हैं, पर सुल्तान के आगे सब खरगोश हैं। क्यों, ये वे खुद भी नहीं जानते। सुल्तान ने नजदीक ही रखी राइफल पर हाथ कस लिया। जल्दी बतलाओ, पुलिस तक खबर कैसे पहुंची, किसने पहुंचाई? मोतीराम का चेहरा बेरौनक हो गया। कितनी बड़ी भूल कर दी है उसने। सुल्तान से दुश्मनी, हजारी सिंह से बदले की इच्छा कहीं अधूरी ही ना रह जाए। एक बार तो उसका मन हुआ था कि उठे और सुल्तान सिंह के पैर पकड़ ले। मुझसे गलती हो गई ठाकुर, पर उसके बाद सुल्तान क्या करेगा, ये कल्पना करते ही वो सिहर उठा। उसने सीना टटोला, इतनी बेचैनी से जैसे वहां दिल के दौरे जैसा दर्द उठ आया है। सुल्तान उठकर बेचैनी से टहलने लगा। वो गिरोह को लक्ष्य कर बड़बड़ाता रहा। जिसने पुलिस को खबर दी है वो साला समझ रहा है कि बच जाएगा। क्यों? पर सुल्तान सब जानता है, सब समझता है। जल्दी बोलो, किसने दी खबर? कौन मिल गया है पुलिस से? मोतीराम ने इस बार फिर सीने पर हाथ फिराया। मालूम हुआ कि बनियाइन गीली हो गई है। सुल्तान की गोली कैसी होगी जब उसकी गुर्राहट भर से मोतीराम का पसीना छूट गया है। उसकी घबराहट पहले की अपेक्षा चौगुनी हो गई। फिर भी वो आशा की एक डोर थामे हुए था। सुल्तान सिंह को यह कैसे मालूम होगा कि मोतीराम ही पुलिस का मुखबिर है? गिरोह में उसके अलावा भी कई आदमी हैं। सुल्तान सिंह सचमुच नहीं जानता, पर चौकन्नापन उसकी नस नस में भरा हुआ है। इस बार उसने बिना चिल्लाए या बौखलाए हुए कर्मशा सभी के चेहरों पर नजरें फिराई। बाबू, हजारी, पहाड़ा, कल्ला, जहर सिंह, एक के बाद एक वे सभी आतंकित थे। इसके बावजूद उनके चेहरों पर एक दृढ़ता भी थी। सुल्तान की आंख से आंख मिली तो हर चेहरे ने उतने ही तीखेपन के साथ सुल्तान सिंह को भी देखा। एकमात्र मोतीराम ही था जिसकी आंख सुल्तान सिंह के आगे नहीं ठहर सकी थी। यही है मोतीराम, सुल्तान चिल्लाया। तू? सुल्तान सिंह आगे कुछ कहे इसके पूर्व ही मोतीराम कांपता हुआ उठ पड़ा। ठाकुर, भूल हो गई, बस एक बार माफी दे दो, एक बार। सुल्तान ने दांत भींच लिए। हरामी साले, तूने खबर पहुंचाई? ठाकुर, मैं तुम्हारी गऊ हूं, बस एक बार। सुल्तान के पंजे में कसी बंदूक ऊपर उठी। ठाकुर, मोतीराम चीखा संपूर्ण शक्ति से। बंदूक का ट्रिगर दब चुका था। हरामी कहीं का, सुल्तान ने कहा और घृणा से मुंह बिचकाकर धरती पर थूक दिया। मोतीराम धरती पर पड़ा हुआ था। गिरोह के सभी डाकू उठकर खड़े हो गए थे। वे मोतीराम को देख रहे थे जो खून में सने हुए हाथों से सीना थामे उठ रहा था। उसकी आवाज नहीं निकल पा रही थी। बाबू, सुल्तान ने गिरोह के व्यक्ति को बुलाया। बाबू सामने आ खड़ा हुआ। 6 फुट के करीब लंबाई,
चौड़े कंधे, चेहरे पर झब्बा झब्बा मूछें, उम्र सुल्तान सिंह से अधिक ही रही होगी। इस मादर की लाश थाने की तरफ फिंकवा दे। पुलिस वाले भी तो देख लें सुल्तान सिंह अपने दुश्मन किस तरह मिटाता है। उसने मोतीराम की लाश को एक लात मारी, हरामी साला। दरोगा श्याम राव को वायरलेस से खबर मिली थी कि सुल्तान और हजारी को सतझिरी के पास वाले बीहड़ों में देखा गया है। दरोगा जी खबर मिलते ही बीहड़ छानने लगे, पर हमेशा की तरह ही प्रयास निष्फल रहा। अब क्या करें, सुल्तान किधर गया होगा। इधर कुछ समय से सुपरिटेंडेंट लगातार वजन डाल रहा है। सुल्तान सिंह को मारना या मरवाना तो एक तरफ, तुम छोटी छोटी चोरियां भी नहीं पकड़ सके हो। रिकॉर्ड खराब होता जा रहा है। श्यामराव बहुत चिंतित है। कभी कभी उसे खुद पर झल्लाहट होती है। अजीब परेशानी की नौकरी में उलझ गया है वो। कुछ औसत दर्जे के अनुमान लगाकर वो छोटे दरोगा को साथ लिए पुतली के यहाँ जा पहुंचा। सोचा था सुल्तान सिंह सतझिरी के बीहड़ों में आया होगा तो पुतली से जरूर मिला होगा। बुढ़िया असगरी दो आवाज़ों पर ही बाहर आ गई, पीछे पीछे पुतली। दरोगा और सिपाहियों को सामने देखा और क्षण भर में मामला समझ गई। हमेशा की तरह ये फिर तंग करने आ गए हैं। असगरी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हुक्म करो हुजूर। असगरी के यहाँ पुलिस आ गई है। गांव के बूढ़े जवान तमाशबीन पलक मारते इकट्ठा हो गए। दरोगा ने बुढ़िया को घूर कर देखा, फिर एक ललचाई सी नज़र पुतली के झुके चेहरे से छातियों तक डाली और कड़क आवाज में सवाल किया, सुल्तान आया था? वो मेरे यहाँ क्यों आने लगा हुजूर? भय मिश्रित आवाज में विस्मय के साथ असगरी ने जवाब दिया। बन रही है, पुलिस से बन रही है। श्याम राव ने कुछ अजीब ढंग से उसे पुनः घूरा, बोला, बताएं सुल्तान तेरे यहाँ क्यों आएगा? उसने बेंच से पुतली की ओर संकेत करते हुए कहा, ये चमक चांदनी जो पाल रखी है तूने, सुल्तान तो है क्या चीज? तू चाहे तो लॉर्ड गवर्नर आ सकता है। पुतली के रोम फुरहरा उठे। इसलिए नहीं कि पुलिस का डर था, बल्कि इसलिए कि वो औरत थी। असगरी के झुर्रियों भरे चेहरे पर खिंचाव पैदा हुआ। कैसे सरकारी अफसर हैं, औरतों से बोलने तक का शऊर नहीं है। चुप रही। बुढ़िया की चुप्पी दरोगा ही नहीं, दर्शक ग्रामीणों का क्रोध और संदेह विश्वास में बदल गया। जरूर सुल्तान आया होगा। दरोगा ने कठोर स्वर में सवाल किया, असगरी बाई क्यों बुढ़ापे में अपनी मिट्टी किरकिरी करवाती है? डाकू किसी के नहीं हुए हैं। सुल्तान जवानी के 10-5 दिनों तक इस चमक चांदनी से खेलेगा, फिर कोई नई तलाश कर लेगा। लज्जा से पुतली के पैर कांपने लगे। असगरी को क्रोध आ रहा था, पर लाचारी थी, घुटती रही। असगरी और पुतली की लगातार चुप्पी से श्याम राव का संदेह पुख्ता किया। सुल्तान सिंह जरूर आया होगा। उसे पुलिस के रुतबे मर्तबे पर खुशी हुई। क्या दबदबा है। एक झाड़ लगाई है, दोनों ही फूंक बंद हो गई। उसने पास खड़े छोटे दरोगा की ओर मुस्कुरा कर देखा, जैसे सलाह ले रहा हो अब क्या करना चाहिए। छोटे थानेदार ने कहा, इसे थाने ले चलो सकल साहब, वहीं पूछताछ हो जाएगी। श्याम राव ने तुरंत असगरी और पुतली को आदेश दिया, तुम लोग हमारे साथ चलो। ग्रामीणों की फुसफुसाहटें फैल गईं। आज इन नाचने वालियों का नाश होगा। सारे गांव में कोठा चला रखा है, हरामजादियां। एक फुसफुसाया, इस असगरी का तो क्या, हाँ पुतली की धूल जरूर उड़ जाएगी। दरोगा की आंख चढ़ गई है वो। असगरी पूछना चाहती थी, क्यों सरकार, पर दरोगा ने मौका नहीं दिया। उसने साथ वाले दोनों सिपाहियों को आदेश दिया, तुम इन दोनों को लेकर थाने पहुंचो, अब हम अभी आते हैं। फिर वो छोटे थानेदार को साथ लेकर एक ओर चला गया। एमएलए साहब के यहाँ खाने पीने का बंदोबस्त था और श्याम राव और उसके बीच की मैत्री पुरानी थी। असगरी के एकदम पास पहुंचकर एक सिपाही ने कहा, चल। असगरी ने कुछ घूर कर उसे देखा, फिर एक उदास नज़र पास में खड़ी पुतली की ओर फेंकी और बिना कुछ कहे चल दी। पुतली ने उसका अनुकरण किया। इन सभी के पीछे पीछे एक अच्छी खासी भीड़ गांव के बूढ़े जवानों और बच्चों की थी। जब दोनों को साथ लेकर पुलिस वाले गांव के बाजार से निकले, तब औरतों ने घरों के आधे पूरे दरवाजे खोलकर झांका। पुतली और उसकी मां को पकड़कर पुलिस ले जा रही है। औरत की जात थाने में रखी जाएंगी। दर्शक स्त्रियां दूर तक कल्पना कर डालती। लज्जा से उनके चेहरे झुक जाते। लगता जैसे पुतली के साथ साथ उनका अपना भी कुछ लुटने जा रहा है। शाम झुक आई थी और इस झुटपुटे के साथ ही गांव के कच्चे घरों की कवेलुओं वाली छतों से धुआं फूटने लगा था। धूल उड़ाते चौपाए जंगलों से लौट रहे थे। बीच बीच में कोई गाय या भैंस रम्हा देती। एक आकुल पुकार।
भीड़ ने थाने के फाटक पर आकर पुतली और पुलिस का पीछा छोड़ा। न छोड़ते तो सिपाही छुड़वा देते। तरह तरह के अनुमान करते लौटे। किसी ने सहानुभूति प्रकट की और किसी ने दलील पेश की। बागी से प्रेम किया है, फिर पुलिस से क्यों डरती है? माल भी आ रहा है, मर्द पट्टा भी मिला है, थोड़ी बहुत तकलीफ तो हर पेशे में होती है। इन रांडों ने सारे गांव की बदनामी करवा दी। एक टिप्पणी हुई। धीरे बोल बे, एक युवक ने टिप्पणीकर्ता को समझाया। साले सुल्तान ठाकुर को पता चल गया कि तूने पुतली के लिए ऐसी बात बकी थी तो खोपड़ी चटका देगा। और फिर चुप्पी। भीड़ गांव में बिखर गई। दरोगा जी लौटे। पार्टी खूब अच्छी रही थी। दोनों के पैर लड़खड़ाने लगे थे और रास्ते भर वे दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते आए थे। तुमने ज्यादा ले ली, नहीं तुमने ज्यादा ले ली। थाने के बरामदे में कदम रखते ही शामराव ने संतरी से शराब की महक में लिपटा हुआ सवाल किया, कहाँ हैं दोनों? आपके कमरे में बिठाल दिया है साहब, संतरी ने मुस्तैदी से खड़े होकर उत्तर दिया। शामराव ने अपने साथी छोटे थानेदार के गले में हाथ डाल दिया और फिर वे दोनों उसी तरह उस कमरे में चले गए। कमरे के कोने में दोनों माँ बेटी सिकुड़ी हुई बैठी थी, जैसे ठंड का मौसम हो। शामराव और छोटे थानेदार ने कमरे में प्रवेश किया। पुतली ने लहंगे को पिंडली की ओर से पंजे की तरफ ताना, इतना कि उसके पंजे भी छिप गए। उसने छातियों पर चुनरी कस ली। असगरी बड़ी है, इसके बावजूद उसने भी वही सब किया। उसी तरह कपड़े संभाले जिस तरह पुतली ने संभाले थे। शामराव ने बेत टेबल पर पटक दिया, एक कुर्सी खींची और धमक कर ठीक पुतली के सामने जा बैठा। छोटा दरोगा मुंह के आगे चुटकियां बजाकर आलस उड़ा रहा था। कमरे में ट्यूबलाइट की रोशनी बिखरी हुई थी और पुतली महसूस कर रही थी जैसे उसके शरीर के हर अंग को ये रोशनी बेशरम तानों की तरह छेदे डाल रही है। कमरे में दोनों अफसर पहुंच चुके हैं। संतरी फुर्ती से आया और पंखे का स्विच ऑन कर गया। शामराव ने कमर पर कसी हुई खाकी बुरशट के बेल्ट को खोल डाला। अब वो शिकारी कुत्ते के लुजलुजे कानों की तरह उसकी कमर पर दाएं बाएं झूल रहा था। छोटे थानेदार ने सिगरेट का एक पैकेट जेब से निकाला और शामराव की ओर बढ़ा दिया। नशे में डूबे कांपते हाथों से उसने सिगरेट ली और उसे सुलगाकर 2 कश खींचे। फिर धुआं हवा में उगलते हुए बोला, हाँ तो असगरी भाई, सुल्तान आया था? उसने आया था शब्द इस तरह बोला जैसे असगरी स्वीकार कर चुकी है। असगरी हाथ बांधकर उठ खड़ी हुई। हुजूर, आपसे किसी ने झूठी रिपोर्ट की है। धर्म से कहती हूँ, सुल्तान यहाँ नहीं आया। पिछले साल श्री राम का पुरा में नौटंकी गई थी सरकार, तभी सुल्तान को देखा था। तब से आज तक हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी है। शामराव ने छोटे थानेदार की ओर मुस्कुरा कर देखा, फिर पूछा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें गलत खबर मिली है? क्यों? बिल्कुल सरकार, भगवान की सौगंध, सुल्तान सिंह को हमने उस दिन के बाद से नहीं देखा है। अच्छा, मुखबिर ने हमको गलत खबर दी है कि अभी परसों के रोज तुम्हारे घर पर ठहर कर सुल्तान ने सारी रात जश्न मनाया। क्यों? पुतली ने झुका हुआ सिर ऊपर उठाया। शामराव और छोटे थानेदार की आंखें असगरी पर नहीं उसी पर टिकी हुई थी। उनकी पुतलियां शरारत के साथ घूमती और पुतली के शरीर का मुआयना कर लेती। पुतली ने अभी अभी उसे नजर भर कर देखा है। शामराव को लग रहा था जैसे नशा 2 गुना हो गया है। भला क्यों ना आएगा सुल्तान? इस साली का बदन भी ऐसे ढलकर निकला है जैसे जयपुर से संगमरमरी मूर्ति आई हो। वर्षों की पुलिस नौकरी ने उसके ख्यालों तक में गालियां भर दी थीं। असगरी घिघिया रही थी। भगवती की सौगंध हुजूर, किसी ने पुतली के माथे पर झूठा कलंक मढ़ा है। सुल्तान सिंह की बात छोड़ो सरकार, उसका बाप भी आए तो अपनी बेटी पर आंख न धरने दूं। किसी ऐसे वैसे का खून भी नहीं है सरकार। रहने दे। शामराव एकाएक ही चिल्ला पड़ा, हरामजादी पुलिस को सिखा रही है, डाकुओं को लड़की बेचती है और हमको धर्म सिखाती है। हम सब जानते हैं, सब जानते हैं। अभी बेत पड़े तो सब कह देगी। हुजूर। चुप रहे। शामराव ने नहीं, छोटे थानेदार ने उसे धमकाया। क्यों अपनी मिट्टी पलीत करवाती है? सच सच बतला देगी तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। मुझे कुछ भी नहीं मालूम हुजूर। मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं सरकार? भगवती की सौगंध, सुल्तान से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। असगरी की आवाज रुआं सी हो गई। तो इस तरह नहीं बताएगी? क्यों? शामराव ने कुर्सी छोड़ दी, सिगरेट का टुकड़ा एक झटके से दूर फेंक दिया, फिर असगरी के बिल्कुल नजदीक आकर सवाल किया, तेरे बुढ़ापे पर रहम आता है, वरना उसने दांत भींच लिए। बोल जल्दी, सुल्तान कब आया था? क्या दे गया है? कितनी देर रुका था?
असगरी कांप उठी। श्यामराव ने एक धमकी के प्रभाव की प्रतीक्षा में उत्तर चाहा, पर जब नहीं मिला तो एक साथ कई तमाचे बुढ़िया के मुंह पर छोड़ दिए। असगरी बिफर कर धरती पर आ गिरी।